नमस्कार। आज हम बीए सेमेस्टर 5 जो मुख्य विषय है जिसको हम स्पेशल कहते हैं हिंदी, इनके पेपरों के बारे में चर्चा करेंगे। बीए सेमेस्टर 5 में मुख्य हिंदी में कुल 6 पेपर आते हैं और वही एक एक पेपर के जो मार्क है वो 70 गुण भार है, 30 मार्क इंटरनल है। पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 12, पेपर नंबर 13, पेपर नंबर 14, पेपर नंबर 15 और पेपर नंबर 16, ये 6 पर्चे आपके कोर्स में है। इसमें 3 पर्चे यानी पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 14 और पेपर नंबर 15, ये 3 पर्चे मैं पढ़ाऊंगा और बाकी के 3 पर्चे यानी पेपर नंबर 12, पेपर नंबर 13 साहित्य शास्त्र है, फिर भाषा विज्ञान है, और पेपर नंबर 16 जो निबंध है, वो 3 पर्चे बुखारी सर आपको पढ़ाएंगे। तो आज मैं पेपर नंबर 11, 14 और 15 की चर्चा करना चाहता हूँ। उसका कोर्स और पुस्तकों की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर नंबर 11 से इसका श्री गणेश करेंगे। तो पेपर नंबर 11 में जो टाइटल है विषय का वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो आप लोग SY BA यानी सेमेस्टर 4 में पेपर नंबर 10 के रूप में आधा पढ़ चुके हैं, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आप पढ़ चुके हैं। अब सेमेस्टर 5 में उसका एक पोर्शन यानी आधुनिक काल पढ़ना है। मैं पुनः आपको कहता हूँ कि विषय का नाम है, पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो हम पढ़ने चाहते हैं या हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो है उसका नाम है आधुनिक काल, यानी आधुनिक काल को हमें पढ़ना है। सन 1850 के बाद की जो घटना है उसको हमें पढ़नी है। तो इसकी कुल 4 इकाई है और 4 इकाई के माध्यम से आधा हम 5 में पढ़ेंगे और आधा हम सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे। उसकी पुस्तक है जो बाबू गुलाब राय की है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक से हम आगे जा सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें हिंदी साहित्य के इतिहास की, डॉक्टर नगेंद्र की है, डॉक्टर आचार्य रामधन शुक्ल की है, शुक्ला जी का इतिहास भी मेरे पास है, और ये है गुलाब राय जी का। फिर ये संक्षिप्त इतिहास है, और ये तीसरी डॉक्टर रामविलास शर्मा की है हिंदी साहित्य के इतिहास। तो ये 3 किताबों के माध्यम से हम इतिहास को जानने के यानी आधुनिक काल को जानने की कोशिश करेंगे। और ये इकाई है वो भी आपको सामने प्रस्तुत करूंगा मैं। ये इकाई है, उस इकाई के माध्यम से हम आपके कोर्स की चर्चा करेंगे आज कि पेपर नंबर 11 में परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या पूछा जाने वाला है। तो इकाई 1 जो है उसके गुणभार 70 है। 4 प्रश्न आलोचनात्मक रहेंगे जो 14-14 मार्क के रहेंगे। प्रश्न 1 अथवा प्रश्न 1, प्रश्न 2 अथवा प्रश्न 2, प्रश्न 3 अथवा प्रश्न 3 और प्रश्न 4 अथवा प्रश्न 4, और 5वां शॉर्ट नोट्स है जो 14 मार्क की रहेगी। एक 4 देंगे, इनमें आपको 2 लिखनी होंगी और एक के 7-7 गुणभार रहेंगे। और इकाई के माध्यम से प्रश्न आएंगे। 4 इकाई है तो एक इकाई के जो 5 पॉइंट हैं उस 5 पॉइंट में 2 प्रश्न बनते हैं अलग अलग, 2 में से आपको 1 लिखना है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया। पेपर नंबर 11, 14 और 15 मैं पढ़ाऊंगा और पेपर नंबर 12, 13 और 16 वो बुखारी सर आपको पढ़ाएंगे। तो इकाई 1 आधुनिक काल, इसमें है आधुनिक काल की परिस्थिति। सबसे शुरुआत हम आधुनिक काल की परिस्थिति से करेंगे, जो है सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है।
ये सारी परिस्थितियाँ हैं। फिर है आधुनिक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, उस समय कौन कौन सी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ चल रही थी उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा है आधुनिक काल का नामकरण, ये आधुनिक काल नामकरण क्यों रखा गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है आधुनिक काल, काल सीमा निर्धारण एवं उप विभाजन की समस्या। आधुनिक काल, काल विभाजन की समस्या है और उप विभाजन की समस्या है, तो ये देखेंगे। और अंत में जो है आधुनिक काल गद्य काल के रूप में, क्योंकि इस काल में कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये सारी चीज इसमें आई। और अंत में तो रिपोर्टाज, रेखाचित्र, बहुत सारी चीज आई, जीवनी, आत्मकथा वगैरह, लेकिन ये सारी चीज गद्य के रूप में आई, क्योंकि 1850 तक पद्य का प्रादुर्भाव था, ब्रज अवधि वगैरह, लेकिन खड़ी बोली आने से गद्य भाषा का विकास जो हुआ है और इनमें नाटक वगैरह का विकास हुआ है, इसलिए उसको गद्य काल भी हम कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मैंने बात की इकाई 1 की बात की। इकाई 1 में जो 5 अलग अलग शीर्षक से बातें हमने की, उस 5 शीर्षक में से किन्हीं 2 पर परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं और 2 में से किसी एक प्रश्न की चर्चा आप कर सकते हैं परीक्षा में। तो इस प्रकार हम कोर्स की बात भी करेंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इकाई नंबर 2, दूसरी इकाई, इसमें है भारतेंदु युग, जिसको हम पुनः जागरण युग कहते हैं। प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, ये पहली इसमें पॉइंट है कि भारतेंदु युग, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उसको हम देखेंगे। और भारतेंदु के साथ जुड़ने वाले जो कवि लेखक थे, बहुत सारे, अंबिकादास, बालमुकुंद वगैरह, तो ये सारे के सारे लेखकों की हम चर्चा करेंगे और इसने क्या क्या तत्कालीन युग में, उस युग में किया, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर है भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां। तीसरा है द्विवेदी युग, उसको जागरण या सुधार काल भी कहते हैं। प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, कि 1900 के बाद जो भी युग आया उसको हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग कहते हैं। तो इनमें प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, यानी मैत्रेय गुप्त वगैरह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश आदि इनमें आए। तो जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचना उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां, 1918 में आते आते छायावाद युग आया। तो चौथा पॉइंट उसका है द्विवेदी युग की छायावाद युग, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, क्योंकि 1918 से 20 के बाद छायावाद युग आ गया। तो छायावाद युग के जो प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद है, फिर सुमित्रानंद पंत है, तीसरे निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी उसका पूरा नाम है, निराला जी, और चौथे है महादेवी वर्मा। तो ये 4 छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं, मूल स्थान जिसका है छायावाद में, उनकी चर्चा हम करेंगे। और अंत में जो देखेंगे हम छायावाद युग, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। तो ये है इकाई 2, इनमें इतने शीर्षक बनते हैं, इनमें से आपको प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, इसमें से एक का उत्तर हमें लिखना होगा। तो ये भी सरल है। अब इकाई 3 की बात करेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, जो इकाई 3 में आता है। इसमें है छायावाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां, जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, क्योंकि छायावाद के साथ साथ राष्ट्रवाद की भी बात आई। मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी आ गए थे 1915 के आसपास राजनीति में भारतीय, तो उनके भारतीय साहित्य में उनका एक गुंज सुनाई देती है। और हमारे साहित्यकार जो है, चाहे गद्य लेखक हो चाहे पद्य लेखक हो,
चाहे कवि हो, इनकी कविता में भी इनके गुण सुनाए दे। चाहे आप माखनलाल चतुर्वेदी की कविता देख लीजिए आप, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऐसे कवि हैं कि जिन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित कविताओं की रचना की है। फिर हिंदी के राष्ट्रीय काव्यधारा की साहित्यिक प्रवृत्तियां, फिर है हिंदी की हालावादी काव्यधारा, प्रमुख कवि एवं रचनाई। अब हालावाद जो है, आप सेमेस्टर 4 में पढ़कर आए हैं हालावाद थोड़ा बहुत, जिसके प्रमुख कवि और साहित्यकार जिसको हम कहेंगे वो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चन जी ने जो हालावाद की रचना की है और उनकी जो कविताएं हैं उनका हम रसस्वाद करेंगे इसमें। और बच्चन इसके प्रवर्तक है। उसके बाद है हिंदी के हालावादी काव्यधारा की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां, हालावाद और उनकी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां। एक इकाई 3 की बात मैंने बताई है आपको। इकाई 3 में भी वही मैंने बताया कि 2 प्रश्न इसमें आ सकते हैं और एक को आपको अनिवार्य लिखना है। अब अंतिम इकाई चौथा प्रश्न के रूप में आएंगे, वो इकाई 4। इनमें है प्रगतिवाद, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जो मार्क्सवाद पर आधारित है प्रगतिवाद, ये 1936 के आसपास प्रगतिवाद आया। तो प्रगतिवाद में क्या है और प्रगतिवाद के मुख्य जो कवि है उसकी हम चर्चा करेंगे। रामधारी सिद्धिनकर वगैरह प्रगतिवादी कवि हैं। और दूसरा जो है वो प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि तब हम परतंत्र थे, अंग्रेज सरकार हम पर राज कर रही थी, तो ये प्रगतिवादी कवियों ने किस प्रकार अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजों को करारा जवाब दिया था। आगे है प्रयोगवादी काव्यधारा, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, क्योंकि 42 में आते आते प्रयोगवाद आ गया था। और प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है वो है अज्ञेय जी। उसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद की शुरुआत की थी और तार सप्तक नामक 7-7 साल के उन्होंने तार सप्तक बनाए थे। कि सबसे पहला तार सप्तक 1942 में आया, इनमें अलग अलग 7 कवियों को उसने लिया। फिर 49 में आया 7 साल बाद दूसरा तार सप्तक, और तीसरा तार सप्तक 1956 में आया। तो 7-7 साल में उन्होंने 7-7 कवियों को, यानी 21 कवि हमारे सामने आए जो प्रयोगवादी कवि है, उन्होंने कविता में प्रयोग किए थे। और धूमिल जैसे सशक्त कवि भी इसमें आए, शमशेर बहादुर सिंह जैसे कवि आए, तो जिन्होंने कविता को एक नई ऊंचाई तक वो ले गई है प्रयोगवाद में। उसके मुख्य प्रवर्तक अज्ञेय स्वयं। अब आगे देखें तो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां, उसका जो चौथा पॉइंट है वो है उसकी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को हमें देखना है। फिर है अंतिम 5वीं जो इसकी बात है चौथी इकाई की, वो है नई कविता के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। जो कि नई कविताएं यानी 1956 के बाद, जिसको हम नई कविता, साठोत्तरी कविता भी कह सकते हैं साहित्य में। फिर 7वें दशक की, 8वें दशक की आदि, 9वें दशक की कविता, ये सब हम 10 वर्ष में हम कह सकते हैं। तो ये नई कविता के प्रमुख कवि। अब नई कविता कैसे आई और नई कविता के जो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ भी प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद और नई कविता, ये 3 बातों को हमने देखा। इनमें 2 प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न 4 में, इकाई 4, और इनमें आपको 1 का उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार कुल हमने 56 मार्क्स यानी 14 मार्क के 4 प्रश्नों की चर्चा की, और मैंने आपको सामने पॉइंट्स भी रख दिए हैं। और ये आपको इंटरनेट के माध्यम से ये जो कोर्स आपके सामने है वो आप सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कौन से कोर्स में क्या है। तो
ये जो 4 इकाई है और इन इकाइयों के गुणभार कितने हैं, परीक्षा में क्या क्या हमें तैयारी करनी है, उसकी हमने चर्चा की। अब जो 5वां प्रश्न हमारे सामने है वो 5वां प्रश्न है शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स मानी टिप्पणी। जो 4 मार्क्स 5वें प्रश्न में 4 टिप्पणी दी होंगी। 4 में से कोई भी 2 टिप्पणी 4 में से कोई भी 2 टिप्पणी आपको लिखनी होगी और एक टिप्पणी के 7 गुणभार हैं, 2 के 14। तो मेरे ख्याल से आप टोटल करें 56 और 14 यानी 70 मार्क हो गए। तो कुल 70 मार्क का पर्चा जो है, जो आपको आलोचनात्मक प्रश्न एवं टिप्पणी के रूप में लिखना होगा और 30 मार्क के जो है वो इंटरनल होंगे। तो टिप्पणी कैसी आएगी? तो टिप्पणी इस प्रकार रहेगी कि साठोत्तरीय हिंदी कविता, यानी 60 के बाद की हिंदी कविता क्या है उसके बारे में बताइए। फिर है हिंदी गीति काव्य, जिसको हम नवगीत भी कहते हैं, हिंदी गीति काव्य। तो तीसरी है खड़ी बोली गद्य निर्माता। जो हमारे 4 गद्य निर्माता है उसकी हम बड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो 4 जो गद्य निर्माता है उनकी बात करेंगे हम। फिर द्विवेदीगण प्रबंध काव्य, क्योंकि द्विवेदीगण सबसे ज़्यादा प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, जिसको हम खंड काव्य महाकाव्य भी कह सकते हैं उसके। फिर आगे है 5वां रहस्यवाद, और रहस्यवाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां 6ठा। तो ये जो 6 शॉर्ट नोट्स, इसमें कोई भी 4 शॉर्ट नोट्स परीक्षा में आती है और आपको 2 इसके उत्तर देने होंगे। अब मैं बात करूंगा संदर्भ ग्रंथ की, क्योंकि अब तक जो हमने बात की वो हमने प्रश्नों की बात की, टिप्पणी की बात की। जो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं भी आधुनिक काल को आप उठा लीजिए तो ये सारी चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगी। और अब जो 20 संदर्भ ग्रंथ उसके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन संदर्भ ग्रंथों के आधार पर भी हम इस प्रश्न पत्र को तैयार कर सकते हैं। तो नंबर 1 संदर्भ ग्रंथ है हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण, जिसको हम काव्यखंड कहते हैं। विश्वंभर मानव उसका उपनाम है, लोक भारतीय प्रकाशन इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुआ है। दूसरा है प्रगतिवादी काव्य साहित्य, डॉक्टर कृष्णलाल हंस, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से ये प्रकाशित हुआ है। तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक है डॉक्टर नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली। चौथा है हिंदी और गुजराती कविता में राष्ट्रीय अस्मिता, एक तुलनात्मक अध्ययन, डॉक्टर एसपी शर्मा, शांति प्रकाशन रोहतक। पांचवा है हरिवंशराय बच्चन की साहित्य साधना, पुष्पा भारती, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली। छठा है आधुनिक हिंदी काव्य, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर बलभद्र त्रिवेदी ने लिखा है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से। सातवां है हिंदी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना, विनोद पुस्तक भंडार या विनोद पुस्तक मंदिर आगरा से प्रकाशित हुआ है। आठवां हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा काशी से, ये भी काफी श्रेष्ठ पुस्तक है, हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। नौवां है नई कविता का आत्मसंघर्ष, गजानन माधव मुक्तिबोध, राजकमल प्रकाशन इलाहाबाद। मुक्तिबोध की कविताएं बहुत श्रेष्ठ कविताएं थी और अंधेरे में कविता उसकी बड़ी फेमस थी, गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो उनकी है नई कविता का आत्मसंघर्ष। 11 है अज्ञेय, सृजन और संघर्ष,
राजकमल राय, लोक भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद। 12वां है समकालीन कवि और काव्य, कल्याण चंद्र, चिंतन प्रकाशन, कानपुर से। 13वां है लंबी कविताओं का रचना विधान, संपादित है नरेंद्र मोहन और मैकमिल्टन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है ये। 14 है कवि धर्म, डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, प्रतिभा प्रतिष्ठापन, नई दिल्ली से प्रकाशित है ये पुस्तक। 15वां है साठोत्तरी कविता, विद्रोही प्रतिमान, रत्ना कुमार पांडे, अनंग प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित है। साठोत्तरी कविता यानी 60 के बाद की जो कविता है वो। 17वां है प्रमुख खंड काव्यों में आधुनिकता बौद्ध, डॉक्टर आलोक मिश्र, विकास प्रकाशन, कानपुर से। प्रमुख खंड काव्यों में आधुनिकता बौद्ध, तो बहुत सारे खंड काव्य भी लिखे गए हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। फिर है 18वां कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता की जमीन और जमीन की कविता, ये लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह, हमारे मूर्धन्य आलोचक थे नामवर सिंह जी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से। 19वां है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर BK कलासवा, भगवती प्रकाशन, राजकोट से। और 20वीं और अंतिम संदर्भ ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल अब तक, डॉक्टर स्मिता C पटेल, शांति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। तो ये 20 संदर्भ ग्रंथों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आधुनिक जो काल है, क्योंकि हमारा पेपर का नाम है आधुनिक काल और पूरा पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें मात्र आधुनिक काल हमें देखना है और वो है पेपर नंबर 11। तो ये हमने आपके सामने रखा कि पेपर नंबर 11 में 4 इकाई है और 4 इकाई के 5-5 पॉइंट है। उस पॉइंट के आधार पर आप बता सकते हैं 2-2 प्रश्न। फिर मैंने शॉर्ट नोट्स की चर्चा की और अंत में संदर्भ ग्रंथों की चर्चा की। तो इन सब के माध्यम से हम पेपर नंबर 11 में बहुत कुछ कर सकते हैं और अब हम एक एक इकाई को लेकर आपके सामने उसको भी प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल मुझे इसका परिचय देना था, तो पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 14 और पेपर नंबर 15 3 परिचय मैं लूँगा। और पुनः कहता हूँ पेपर नंबर 12 जो साहित्य शास्त्र का है, पेपर नंबर 13 जो भाषा विज्ञान का है और पेपर नंबर 16 जो निबंधों का है, वो 3 परिचय हमारे बुखारी सर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि पेपर नंबर 11 में आधुनिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार आगे बढ़ना है। आपने मुझे बड़ी शांति से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।